जब हम आज भारत के इतिहास को देखते हैं तो एक सवाल अपने आप मन में उठता है कि इतनी बड़ी और समृद्ध सभ्यता पर एक व्यापार करने वाली कंपनी ने कैसे कब्जा कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आना कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था। ये एक लंबी, चालाक और धैर्य से भरी हुई प्रक्रिया थी, जिसे समझने के लिए हमें उस दौर की दुनिया को समझना होगा। 16वीं और 17वीं शताब्दी की दुनिया पूरी तरह बदल रही थी। यूरोप के देशों में एक नई भूख पैदा हो चुकी थी। ये भूख थी व्यापार की, मुनाफे की और नई जमीनों पर कब्जे की। यूरोप में मसाले, कपड़ा, रेशम और कीमती सामान बहुत महंगे बिकते थे और भारत इन सब चीजों का सबसे बड़ा केंद्र था। काली मिर्च, इलायची, दालचीनी, सूती कपड़ा और रेशमी वस्त्र, इन सब की मांग यूरोप में आसमान छू रही थी। उस समय यूरोप के व्यापारी अरब और तुर्क व्यापारियों के जरिए भारत का सामान खरीदते थे। बीच के व्यापारी होने की वजह से कीमतें बहुत बढ़ जाती थीं। यूरोप के देशों को यह समझ आने लगा कि अगर भारत तक सीधा रास्ता मिल जाए तो मुनाफा कई गुना बढ़ सकता है। इसी सोच ने समुद्री यात्राओं को जन्म दिया। पुर्तगाली सबसे पहले भारत पहुंचे। वास्को दा गामा का भारत आना यूरोप के लिए एक बड़ा मोड़ था। इसके बाद डच और फ्रांसीसी भी भारत की ओर बढ़ने लगे। इंग्लैंड पीछे नहीं रहना चाहता था। इंग्लैंड के व्यापारियों को लगने लगा कि अगर उन्होंने जल्दी कदम नहीं उठाया तो भारत का पूरा व्यापार दूसरे देशों के हाथ चला जाएगा। यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी शुरू होती है। सन 1600 में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने कुछ व्यापारियों को एक चार्टर दिया। इस चार्टर के तहत उन्हें एशिया में व्यापार करने का अधिकार मिला। यही समूह आगे चलकर ईस्ट इंडिया कंपनी कहलाया। शुरुआत में ये कोई सरकार नहीं थी, कोई सेना नहीं थी, बस कुछ जहाज, कुछ व्यापारी और मुनाफे का सपना था। शुरुआती दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत कमजोर थी। भारत में उस समय मुगल साम्राज्य अपने शिखर पर था। अकबर के बाद जहांगीर का शासन था। मुगल सत्ता मजबूत थी, प्रशासन संगठित था और विदेशी व्यापारियों को केवल अनुमति के साथ व्यापार करने दिया जाता था। अंग्रेज किसी राजा की तरह नहीं, बल्कि एक साधारण व्यापारी की तरह भारत आए। पहली बार जब अंग्रेजों के जहाज भारत के तट पर पहुंचे तो वे ना तो हथियार लेकर आए थे और ना ही शासन करने का इरादा दिखा रहे थे। वे खुद को बेहद विनम्र और साधारण व्यापारी के रूप में पेश कर रहे थे। उनका मकसद था मुगल दरबार का भरोसा जीतना। जहांगीर के दरबार में अंग्रेजों को तुरंत कोई खास महत्व नहीं मिला। मुगल पहले से ही पुर्तगालियों और अन्य विदेशी व्यापारियों से परिचित थे। अंग्रेजों को भी उन्हीं की तरह देखा गया, एक और व्यापारी समूह जिनका काम सिर्फ व्यापार करना था। लेकिन अंग्रेजों की एक खास बात थी, वे धैर्य रखते थे। उन्हें पता था कि भारत जैसी विशाल और समृद्ध भूमि पर सीधे कब्जा करना संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने धीरे धीरे आगे बढ़ने की रणनीति अपनाई। उन्होंने पहले व्यापारिक रिश्ते बनाए, फिर छोटी छोटी रियायतें मांगी। अंग्रेजों ने भारतीय शासकों को यह विश्वास दिलाया कि वे केवल व्यापार करना चाहते हैं, राजनीति में दखल नहीं देंगे। उन्होंने मुगल अधिकारियों को तोहफे दिए, सम्मान दिखाया और खुद को वफादार साबित करने की कोशिश की। ये एक सोची समझी चाल थी। समुद्री रास्तों पर अंग्रेज धीरे धीरे मजबूत होते गए। उनके जहाज बेहतर थे, नेविगेशन तकनीक बेहतर थी और व्यापार का अनुभव भी बढ़ रहा था। भारत से कपड़ा और मसाले लेकर वे इंग्लैंड में भारी मुनाफा कमा रहे थे। ये मुनाफा वापस जहाजों, हथियारों और व्यापार में लगाया जाने लगा। धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारत में अपनी फैक्ट्रियां यानी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने शुरू किए। सूरत, मद्रास, बंबई और कलकत्ता जैसे स्थानों पर उन्होंने व्यापारिक ठिकाने बनाए। इन ठिकानों को वे केवल गोदाम नहीं, बल्कि अपने भविष्य की नींव मानते थे। शुरुआत में भारतीय शासकों को इसमें कोई खतरा नजर नहीं आया। उनके लिए ये विदेशी व्यापारी टैक्स देने वाले लोग थे जो राज्य की आमदनी बढ़ा रहे थे। किसी ने ये नहीं सोचा कि यही व्यापारी एक दिन शासक बनने का सपना देख रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की सबसे बड़ी ताकत थी उसका धैर्य और उसकी योजना। वे जानते थे कि सत्ता अचानक नहीं छीनी जाती। पहले आर्थिक पकड़ बनानी होती है, फिर स्थानीय राजनीति में घुसपैठ करनी होती है और आखिर में हथियारों का सहारा लिया जाता है। इस समय तक भारत में राजनीतिक हालात भी धीरे धीरे बदल रहे थे। मुगल साम्राज्य भले ही मजबूत दिखता था, लेकिन अंदर से कमजोर होने लगा था। दरबार की राजनीति, उत्तराधिकार के झगड़े और प्रांतीय शासकों की बढ़ती ताकत ने साम्राज्य की नींव हिला दी थी। अंग्रेज ये सब बहुत ध्यान से देख रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एक दर्शक की तरह नहीं, बल्कि एक खिलाड़ी की तरह मौजूद थी। वो हर अवसर का इंतजार कर रही थी, हर कमजोरी को नोट कर रही थी, हर संघर्ष को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की तैयारी कर रही थी।
यही कारण है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आना केवल व्यापार की कहानी नहीं है, ये कहानी है धैर्य की, चालाकी की और उस समय की राजनीतिक कमजोरियों की, जिनका फायदा उठाकर एक कंपनी धीरे धीरे भारत के इतिहास की दिशा बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब भारत में अपने व्यापारिक ठिकाने बना लिए, तब उनका अगला कदम था खुद को ज्यादा सुरक्षित और मजबूत करना। शुरू में ये ठिकाने सिर्फ गोदाम और दफ्तर जैसे थे, लेकिन धीरे धीरे इनके चारों तरफ दीवारें बनने लगी, पहरेदार रखे जाने लगे और हथियार जमा किए जाने लगे। बाहर से ये सुरक्षा के लिए किया गया इंतजाम दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर ये एक बड़ी योजना का हिस्सा था। उस समय भारतीय शासक ये मानकर चल रहे थे कि विदेशी व्यापारी बिना अनुमति कुछ नहीं कर सकते। उन्हें लगता था कि अगर कभी जरूरत पड़ी तो इन व्यापारियों को आसानी से बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन ये एक बड़ी गलतफहमी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी अब सिर्फ व्यापारी नहीं रह गई थी, वो एक संगठित ताकत बनती जा रही थी। कंपनी की सबसे बड़ी चाल ये थी कि उसने भारतीय राजनीति में सीधे टकराव की बजाय धीरे धीरे दखल देना शुरू किया। जब किसी क्षेत्र में दो स्थानीय शासकों के बीच संघर्ष होता, तो कंपनी खुद को तटस्थ दोस्त के रूप में पेश करती। वो कहती कि हम केवल मदद करना चाहते हैं, शांति बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन मदद के बदले वो व्यापारिक अधिकार, जमीन या कर में छूट मांगती। धीरे धीरे कंपनी ने भारतीय शासकों को कर्ज देना शुरू किया। उस समय युद्ध और दरबारी राजनीति में बहुत पैसा खर्च होता था। कई राजा आर्थिक तंगी में रहते थे। कंपनी इस कमजोरी को समझ चुकी थी। वो पैसे देती थी, लेकिन बदले में ऐसी शर्तें रखती थी जिनसे शासक धीरे धीरे उसके अधीन होते चले जाते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय सैनिकों को भी अपने पक्ष में करना शुरू किया। स्थानीय युवाओं को नौकरी दी गई, वेतन दिया गया और उन्हें ये भरोसा दिलाया गया कि कंपनी के साथ रहने से उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा। यही सिपाही कहलाने वाले सैनिक आगे चलकर कंपनी की सबसे बड़ी ताकत बने। वे भारतीय थे, लेकिन आदेश अंग्रेजों के मानते थे। इसी दौरान मुगल साम्राज्य और भी कमजोर होने लगा। केंद्र की सत्ता ढीली पड़ रही थी और प्रांतीय शासक खुद को स्वतंत्र समझने लगे थे। बंगाल, अवध, हैदराबाद जैसे क्षेत्रों में स्थानीय नवाबों की ताकत बढ़ रही थी, लेकिन उनके बीच आपसी एकता नहीं थी। हर शासक अपने फायदे के बारे में सोच रहा था, पूरे देश के बारे में नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस बिखराव को बहुत अच्छे से पहचाना। उसने एक शासक को दूसरे के खिलाफ खड़ा किया। कहीं दोस्ती दिखाई तो कहीं डर, कहीं पैसे से काम लिया तो कहीं हथियारों से। कंपनी की नीति साफ थी, सीधे लड़ाई से बचो, लेकिन हर जगह अपनी पकड़ मजबूत करो। बंगाल कंपनी के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया। ये इलाका भारत का सबसे समृद्ध क्षेत्र था। यहाँ की खेती, कपड़ा उद्योग और व्यापार से अपार धन मिलता था। कंपनी को समझ आ गया था कि अगर बंगाल हाथ में आ गया तो भारत पर नियंत्रण का रास्ता खुल जाएगा। बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच तनाव बढ़ने लगा। नवाब को लगने लगा था कि कंपनी ज्यादा ताकतवर होती जा रही है और उसकी अनुमति के बिना भी कई काम कर रही है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कंपनी ने बंगाल में अपने सैनिक, अपने किले और अपने समर्थक तैयार कर लिए थे। इसी समय कंपनी ने यूरोप से और सैनिक, बेहतर हथियार और अनुभवी अफसर बुलाए। अब ये केवल व्यापार करने वाली संस्था नहीं रही। इसके पास अपनी सेना, अपना प्रशासन और अपने कानून जैसे नियम बनते जा रहे थे। फर्क सिर्फ इतना था कि ये सब व्यापार के नाम पर किया जा रहा था। भारतीय शासकों के लिए सबसे बड़ा धोखा यही था कि कंपनी कभी भी खुद को शासक के रूप में पेश नहीं करती थी। वो हमेशा कहती थी कि हम तो आपके सेवक हैं, आपके व्यापारिक साथी हैं, लेकिन धीरे धीरे वही सेवक मालिक बनता जा रहा था। कंपनी ने भारतीय समाज की कमजोरियों को भी समझा। जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर लोगों में जो दूरी थी, उसका फायदा उठाया गया। कहीं एक समुदाय को दूसरे से डराया गया तो कहीं लालच देकर अपने पक्ष में किया गया। इससे कंपनी को स्थानीय समर्थन मिलने लगा और विरोध कमजोर पड़ता गया। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की राजनीति में एक निर्णायक शक्ति बन गई। अब कोई भी बड़ा फैसला कंपनी को नजरअंदाज करके नहीं लिया जा सकता था। राजा भले ही गद्दी पर बैठे हों, लेकिन उनकी सीमाएं तय करने लगी थी कंपनी। इस दौर में भारतीय शासकों को यह समझ ही नहीं आया कि उनके साथ क्या हो रहा है। उन्हें लगता था कि वे अभी भी स्वतंत्र हैं, लेकिन असल में उनकी स्वतंत्रता धीरे धीरे छीनी जा रही थी। कंपनी ने बिना शोर मचाए, बिना बड़े युद्ध के भारत की नींव में अपनी जड़ें गहरी कर ली थीं। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में फैलाव ये दिखाता है कि सत्ता हमेशा तलवार से नहीं छीनी जाती। कभी कभी वो मुस्कान, समझौते और धैर्य से भी हासिल की जाती है।
यही रणनीति कंपनी को बाकी विदेशी शक्तियों से अलग बनाती है। अब भारत उस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां एक व्यापारिक कंपनी धीरे धीरे शासक बनने की ओर बढ़ रही थी, और आगे जो होने वाला था वो इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाला था।